गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टाइटल है, क्या वसीयत पर वसीयत गिरीता के दस्तखत जरूरी हैं? या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या वसीयत में लाभार्थी के हस्ताक्षर जरूरी हैं, या बेनिफिशरी के हस्ताक्षर जरूरी हैं, या वसीयत गिरीता के? तीनों बातें आ गई इसमें, लाभार्थी, वसीयत गिरीता और बेनिफिशरी। अधिकतर बेनिफिशरी इसका शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या वसीयत पर इनके दस्तखत जरूरी हैं, आज की हमारी वीडियो का टाइटल यही है। और इसको समझने के लिए हमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 67 को भी देखना होगा। साथ ही इसमें कुछ न्याय दृष्टांत भी हैं जो इसमें शामिल किए हैं। और ई बुक में अध्याय 4 में इसमें मैंने डिटेल के साथ पूरी जानकारी दी है। तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 67 क्या कहती है, सबसे पहले मैं आपको बुक में से वर्ड टू वर्ड सर पढ़ के बता देता हूं, ताकि आपको पता लगे कि आखिर बेसिक कानून में क्या लिखा हुआ है। ये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है 1925, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी धारा 67। उसके बाद फिर हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, जो बिल्कुल सरल और आसान शब्दों में उदाहरण के साथ मैंने ई बुक में आपके लिए तैयार किए हैं। तो सबसे पहले इसका अध्याय 5 हम देख लेते हैं। सर, अध्याय 5 में बताया गया है विलों का अनुप्रमाणन, प्रतिसहरण, परिवर्तन और पुनः परिवर्तन। ये बुक में अध्याय 5 में धारा 67 को बताया गया है। धारा 67, अनुप्रमाणन साक्षी की दान का प्रभाव। किसी विल को इस कारण अपर्याप्त रूप से अनुप्रमाणित नहीं माना जाएगा कि उसके द्वारा उसे अनुप्रमाणित करने वाले किसी व्यक्ति को या उसकी पत्नी या उसके पति को या तो वसीयत के रूप में या नियोजन के रूप में कोई फायदा दिया गया है। किंतु, साथ में किंतु भी लग रहा है सर। अब किंतु बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जो इसके बाद, कि किंतु वसीयत या नियोजन वहां तक शून्य हो जाएगा। कहां तक शून्य होगा सर? वसीयत जहां तक उसका संबंध इस प्रकार अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की पत्नी या उसके पति या उनमें से किसी के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति से हो, वहां पे वो शून्य हो जाएगा। तो ये चीज आपके सामने क्लियर हो गई सर। इसका स्पष्टीकरण भी इसमें दिया हुआ है। विल की पुष्टि करने वाले किसी कोर्ट को अनुप्रमाणित करने से किसी विल के अधीन किसी वसीयतदार की वसीयत संपदा की हानि नहीं होती है। तो ये सर बुक में जो परिभाषा दी गई है। अब बुक को समझने के लिए, इसके मूल्य और महत्व को बताने के लिए मैं दो लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने वसीयत पर काफी वीडियो तैयार किए हैं और सभी वीडियो में अधिकांशतः मैंने इन दो लाइनों को सुनाया है कि लिखा है जो कागज पर यह आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। लिखा है जो शब्दों पर यह आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। जी हाँ सर, बिल्कुल बड़ा ही भावुक क्षण होता है वसीयत लिखने की। जब व्यक्ति सोचता है तो उसे लोक परलोक सभी दिखाई देने लगते हैं। उसको ऐसा लगता है कि मेरे मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति को लेकर मेरे उत्तराधिकारी आपस में झगड़ा ना करें, इसी भावना, इसी उद्देश्य के लिए वो उसकी जीवित और स्वस्थ अवस्था में वसीयत को लिखता है। वसीयत के लिखने का जो मूल मकसद उसका यही होता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसों में किसी भी प्रकार का संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़ा पैदा ना हो। वसीयत एक अंतिम इच्छा पत्र होता है। इसकी जो डेफिनेशन है सर वो बता रहा हूं आपको, कि वसीयत एक अंतिम इच्छा पत्र होता है और एक ये व्यक्ति के द्वारा उसकी स्वस्थ और बालिग अवस्था में पूरे होशो हवास में स्वतंत्र गवाहों के समक्ष बिना किसी के डर दबाव के लिखा जाता है। और उसमें उसकी जो संपत्ति होती है उसका उसके मरने के बाद किस प्रकार से विभाजन होगा, बांटा जाएगा, उसका उल्लेख उस लेख में होता है। उसको वसीयत कहते हैं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 और 63 दोनों बड़ी महत्वपूर्ण धाराएं वसीयत के संबंध में। 59 में बताया गया है कि वसीयतकर्ता का बालिग और स्वस्थ स्वस्थ चित्त होना आवश्यक है। बालिग मतलब 18 साल या उससे ऊपर। जैसा कि अवयस्कता अधिनियम जो है उसमें धारा 3 में आयु 18 वर्ष उसकी बताई गई है। उसकी उसकी एज जो बताई गई है 18 वर्ष। और इसी प्रकार से धारा 63 में गवाहों का उपस्थित होना आवश्यक है। उन दो गवाहों की मौजूदगी में वसीयतकर्ता वसीयत पर दस्तखत करेगा और वसीयतकर्ता की मौजूदगी में वो गवाह उस वसीयत पर दस्तखत करेंगे। और उन दोनों गवाहों को पता होना चाहिए कि वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा क्या है। खाली दस्तखत ही नहीं कर दें वो, क्योंकि अगर सिर्फ दस्तखत ही कर दिए और उनको पता ही नहीं है कि इस कागज में क्या लिखा हुआ है और वसीयतकर्ता ने उनसे कहा भी नहीं, तो ये सर मामला बड़ा उलझन में पड़ जाएगा। क्योंकि यदि उस वसीयत को अदालत में चुनौती दे दी गई और उस वसीयत को शून्य कराने के लिए किसी उत्तराधिकारी ने दावा अदालत में पेश कर दिया, तो ये दो महत्वपूर्ण गवाह ही उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं के बयान के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वसीयत सच्ची है या झूठी है।
वहां जब अदालत में इन गवाहों को उपस्थित किया जाएगा जज साहब के समक्ष विटनेस बॉक्स में, और वकील साहब जब उनसे क्रॉस ऑब्जेक्शन, क्रॉस प्रति परीक्षण में, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई ये वसीयत आपके सामने लिखी गई, वो मना कर देंगे कि नहीं ये वसीयत हमारे सामने नहीं लिखी गई। इस वसीयत में क्या लिखा है आपको पता है? वो कह देंगे नहीं हमें नहीं पता इस वसीयत में क्या लिखा हुआ है, आपने सिर्फ दस्तखत किए थे कि हाँ सर हमने सिर्फ दस्तखत कर दिए थे, और ना ही हमारी वसीयतकर्ता से बातचीत हुई थी और न ही वसीयतकर्ता ने हमसे कुछ कहा था, हमको नहीं पता इस कागज में क्या लिखा हुआ है। तो सर आप बताएं कि वो वसीयत का महत्व क्या रह जाएगा? अदालत ऐसी वसीयत को शून्य घोषित कर देगी। तो वसीयतकर्ता का जो अंतिम इच्छा होती है कि उसके मरने के बाद कोई विवाद ना हो, तो विवाद सर महाभारत खड़ी हो जाएगी उसमें फिर तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी आप वसीयत बनाएं तो विश्वसनीय और स्वतंत्र गवाह आप उसमें रखें, ताकि आपकी मृत्यु के बाद यदि उसको लेकर कोई विवाद अदालत में पहुंचता है तो वहां सही गवाह दे सकें, ताकि आपकी जो अंतिम इच्छा है वो उसी अनुसार आपकी संपत्ति का विभाजन हो सके। क्योंकि वसीयतकर्ता जो मृत्यु होके जा चुका होता है तो वो तो अब दोबारा यहाँ पृथ्वी पर आकर कोई उसमें करेक्शन, अमेंडमेंट और सुधार तो कर नहीं सकता, लेकिन वो जीते जी ये जरूर कर सकता है कि वो बड़े विश्वसनीय गवाह को उसमें रखे। आप ये भी ध्यान रखें कि वसीयत में जो गवाह होते हैं वो चोर उचक्के बदमाश टाइप भी ना हो, क्योंकि कई बार लोग पैसे लेके भी बिक जाते हैं और अदालत में झूठी गवाही दे देते हैं, और झूठी गवाह की वजह से भी वसीयत शून्य हो जाती है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं, वो कैरेक्टरवान हो, समाज में प्रतिष्ठित हो, इज्जतदार हो, आपके मिलने वाले हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके दोस्त हों, आपके परिचित हों, या आपको जिन पे भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, ऐसे लोगों को सर आप उसमें गवाह रखें। इसमें इस संबंध में मैंने ऐतिहासिक फैसला धनीराम विरुद्ध शिव सिंह 2023 का भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, इस पे एक वीडियो भी मैंने बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, और उसके अलावा भी मैंने वसीयत से रिलेटेड तकरीबन 40 वीडियो बनाए हैं पहले जो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। ये हमारे एक व्यूवर्स ने सवाल किया था कि क्या वसीयत पर वसीयत गृहीता के दस्तखत आवश्यक हैं, इसलिए सर ये मैं डबल से वीडियो आपके लेकर आया हूँ। और ये इस संबंध में मैंने कुछ साइटेशन का भी उल्लेख किया है ई बुक के अंदर की सेठी बेनी चंद विरुद्ध कमला ए अय्यर 1977 सुप्रीम कोर्ट 63। एक तो ये साइटेशन है 13 नवंबर 1958 एच वेंकट चला अयंगर बनाम बी एन थिमज्जमा और अन्य। एक ये भी साइटेशन है। बड़ा शब्द ऐसे हैं सर कि वो इतने आसानी से बोलने में नहीं आ रहा है, मैं एक बार फिर पढ़ देता। वेंकट चला अयंगर बनाम बी एन थिमम्मा जम्मा और अन्य, ये है सर 13 नवंबर 1958 का। और 6 मार्च 2009 का है युम नाम ओंगाबी तमम्मा इम्बेमा देवी विरुद्ध युम नाम जय कुमार सिंह और अन्य। ये इन साइटेशन को, ये वसीयत से संबंधित है, तो इन पूरी साइटेशनों को, ये तकरीबन 15-15 पन्ने की है, मैंने इसी बुक के अंदर ही प्रिंट कर दिया सर। आप चाहें तो पूरी डिटेल पढ़ लें, क्योंकि आप जब डिटेल पढ़ेंगे और समझेंगे तो उसमें काफी वक्त लगेगा, तो मैं संक्षिप्त बताता चलता हूं। तो अब जो हमारा मेन टॉपिक है सर, जो मैंने आपको बुक में से पढ़कर बताया था, क्या वसीयत पर वसीयत गृहीता के दस्तखत कराना जरूरी है, इसकी सरल और उदाहरण के साथ जो मैंने ई बुक तैयार की उसके अध्याय 4 में से आपको आगे की जानकारी देता हूं, और ई बुक से भी मैं आप देख रहे हैं ई बुक क्या वसीयत में लाभार्थी कोष्टक में वसीयत गृहीता के हस्ताक्षर जरूरी हैं, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की पूरी जानकारी। ये हमारी ई बुक का भी टाइटल है और वीडियो का भी यही टाइटल है। उसके बाद जो शेर मैंने आपको सुनाया था सर, जो लिखा कागज पर या आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है, ई बुक में लिखा गया है। और इसी प्रकार से डिस्क्लेमर भी है इसमें और प्रस्तावना भी है इसमें। अब और अध्याय 1 चालू हुआ, वसीयत की परिभाषा और उद्देश्य। जैसा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2 में विल की जो परिभाषा दी गई है, वो परिभाषा मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, क्योंकि सर वसीयत से रिलेटेड हमारा टॉपिक है और हम अपने मूल टॉपिक की ओर तो बढ़ ही रहे हैं, जो डिटेल में मैंने आपके लिए उदाहरण के साथ सरल शब्दों में तैयार करके रखा हुआ है। ये मैं आपके लिए निकाल रहा हूं सर। ये आप देख रहे हैं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, इसकी धारा 2 बड़ी आसान परिभाषा है, क्योंकि बुक में जो लिखी हुई परिभाषा है उसको पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि बुक हमारे आगे है, उसके बाद उसी की व्याख्या हमारे ई बुक के अंदर दी हुई है। 2 में है विल। ये भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2 है सर, जिसमें विल की परिभाषा दी गई है, वही मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। विल से वसीयतकर्ता की अपनी संपत्ति के बारे में
उस आशय की विधिक घोषणा अभिप्रेत है जिसे वह अपनी मृत्यु के पश्चात कार्यान्वित कार्यान्वित किए जाने की वांछा करता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वसीयतकर्ता की अपनी संपत्ति के बारे में उस आशय की विधिक घोषणा कि जिसे वह अपनी मृत्यु के पश्चात कार्यान्वित करने की इच्छा रखता है, यही वसीयत कहलाती है। ये अब हम सर सीधे हमारे टॉपिक पर चलते हैं जो हमारे वीडियो का टाइटल भी है। ये जो आप देख रहे हैं सर, ई बुक का अध्याय 4 है, क्या बेनिफिशियरी के हस्ताक्षर जरूरी हैं, कानूनी स्थिति जरूरी नहीं है। ये एक बात तो सर क्लियर हो गई। मैंने बुक में से भी आपको पढ़ के बताया था, उसमें बताया था कि शून्य होगा। कब स्थिति में शून्य होगा? उस स्थिति में जो उसके भाग 2 में किंतु में सर जो बताया गया है, मैं उसको पे आपका ध्यान एक बार और दिला देता हूं। जैसा कि मैंने सर आपको बुक में से भी बताया था कि किंतु वसीयत का नियोजन वहां तक शून्य हो जाएगा जहां तक उसका संबंध इस अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की पत्नी या उसके पति या उनमें से किसी के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति से है। ये सर बिल्कुल स्पष्ट बता दिया गया है। तो कानूनी स्थिति में जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि वसीयत में वसीयत गिरीता के दस्तखत करवाए जाएं। ये एक पक्षी दस्तावेज है, और एक पक्षी दस्तावेज से मतलब ये है कि ये सिर्फ वसीयतकर्ता के द्वारा ही लिखा जाता है और इस पे 2 स्वतंत्र साक्षियों की गवाह आपको कराना आवश्यक है। अब इसमें हम समझ लेते हैं आगे की स्थिति। अब इसमें सर जो कानूनी स्थिति बताई गई है उस पर चर्चा कर लेते हैं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में कहीं भी अनिवार्य नहीं किया गया है कि लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी वसीयत पर हस्ताक्षर करे। पूरे अधिनियम में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। सेक्शन 63, केवल 3 मुख्य बातें इसमें आवश्यक हैं वसीयत में सर। नंबर 1 है वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर, नंबर 2 दो गवाहों की उपस्थिति में वसीयत का निष्पादन, और नंबर 3 गवाहों का भी वसीयत पर हस्ताक्षर करना। ये धारा 63 जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की है उसमें बताया गया है। लाभार्थी के हस्ताक्षर की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है, बल्कि धारा 67 में स्पष्ट बताया गया है कि वो उस कंडीशन में शून्य मानी जाएगी पति पत्नी या पति के लिए, क्योंकि यदि उसमें लाभार्थी है तो यदि कोई लाभार्थी, धारा 67 में जो बताया है रिक्वेस्ट ऑफ अटेस्टिंग विटनेस, यदि कोई लाभार्थी वसीयत पर गवाह के रूप में हस्ताक्षर करता है तो नंबर 1 वह व्यक्ति वसीयत से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। नंबर दूसरा है परंतु वसीयत स्वयं वैध बनी रहती है, लेकिन वो व्यक्ति उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। सरल भाषा में हम समझें कि लाभार्थी के हस्ताक्षर जरूरी नहीं है, और यदि वह गवाह के रूप में हस्ताक्षर करता है तो वसीयत वैध रहती है पर लाभ उसे नहीं मिलेगा। जैसा कि बुक में भी सर बताया गया है कि किसी विल को इस कारण अपर्याप्त रूप से अनुप्रमाणित नहीं माना जाएगा। मतलब पूरी विल को अनुप्रमाणित नहीं माना जाएगा इस कारण से, किस कारण से कि उसके द्वारा उसे अनुप्रमाणित करने वाले किसी व्यक्ति को या उसकी पत्नी या उसके पति को या तो वसीयत के रूप में या नियोजन के रूप में कोई फायदा दिया गया हो। इस आधार पे उस वसीयत को अनुप्रमाणित नहीं माना जाएगा। लेकिन किंतु जो बताया गया है कि वसीयत या नियोजन वहां तक शून्य हो जाएगा जहां तक उसका संबंध इस प्रकार अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की पत्नी या उसके पति या उनमें से किसी के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति से है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर, इसका प्रभाव क्या होगा हम ये भी देख लेते हैं। बेनिफिशियरी के साइन न होने पर स्थिति नंबर 1, लाभार्थी ने वसीयत पर हस्ताक्षर नहीं किए तो इसमें क्या स्थिति बनेगी कि वसीयत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नंबर दूसरा है लाभ उसे पूरी तरह से मिल सकता है, ये इसका कानूनी फायदा मिलेगा। स्थिति 2 है लाभार्थी ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर कर दिए, तब सेक्शन 67 जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का लागू होगा और लाभ प्राप्त करने का अधिकार समाप्त और वसीयत फिर भी वैध रहेगी। न्यायिक सिद्धांत इसमें जो निकल के आया सर हमारे सामने कि वसीयतकर्ता की मंशा सर्वोपरि होती है और लाभार्थी के हस्ताक्षर केवल तभी विवादास्पद होते हैं जब वह गवाह भी बन जाए। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट की एक साइटेशन भी है, सेठी बेनी चंद विरुद्ध कमला कुंवर AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट 63। अब सर ये साइटेशन तो कम से कम 20 पन्नों की है। अब उस 20 पन्नों में से जहां तक कुछ खास चीजें निकल के आई वसीयत से रिलेटेड तो है सर, लेकिन उसमें जो कुछ खास चीजें समझ में आई तो वो उस चीजों को निकाल के इसमें लिखा गया है, और बाकी पूरी डिटेल सर आप साइटेशन इस ई बुक में मौजूद है, आप पूरी व्याख्या उसकी पढ़िएगा 20 पन्ने की। और यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो मेरी ई बुक के अंदर मौजूद तीनों साइटेशनों को आप देख लेना, तो मैं प्रत्येक साइटेशन पर अलग अलग एक वीडियो शॉर्ट में समझाते हुए भी जरूर बनाऊंगा। लेकिन आप कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको यदि महसूस होता है कि मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। इसमें जो भारत के सुप्रीम कोर्ट का है सेठी बेनीचंद विरुद्ध कमला कुंवर AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट 63,
यदि कोई व्यक्ति वसीयत का गवाह है और उसे लाभ मिलता है तो वह लाभ सेक्शन 67 के तहत निरस्त हो जाता है, ये इसमें बताया है। एक और है निरयन विरुद्ध गोपाल AIR 1960। गवाहों की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए। यदि गवाह को लाभ है तो उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। ये साइटेशन तो मिलना बहुत मुश्किल है सर मुझे भी मिली नहीं, लेकिन फिर भी लिख दिया इसके बारे में मैंने। अगर आपको मिल जाती है तो ठीक है। ये कहीं ना कहीं उसके बाद की जो साइटेशन है, युमन्ना ओंगाबी विरुद्ध निखंदजुमा 2016 ACC ऑनलाइन गांव 1275। यह निर्णय पुष्टि करता है कि केवल वसीयतकर्ता और गवाहों के हस्ताक्षर जरूरी है, न कि लाभार्थी। ये दोनों साइटेशन जो मैंने येलो से हाईलाइट कर रखी हैं, इनको तो आप जब गूगल पे भी सर्च करेंगे सर तो वहां से भी आपको पूरी साइटेशन ही मिल सकती हैं। और मैंने ई बुक के अंदर भी पूरी साइटेशन प्रिंट कर दी है। और इसके बाद सर हम आगे चलते हैं कि व्यवहारिक परीक्षा परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्व है। तो वास्तविक दुनिया में सर जो इसका महत्व है वो इस प्रकार से कि कई बार लाभार्थी से भी वसीयत पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं ताकि वह वसीयत को लेकर बाद में विवाद न कर सके। कई बार ऐसी भी शर्त देखी गई है वसीयत में लिखी हुई कि यदि कोई भी उत्तराधिकारी इस वसीयत को चुनौती देगा तो इस वसीयत में उसका हक समाप्त कर दिया जाएगा। कई लोग ऐसा भी लिख जाते हैं अब लिख दिया तो उन्होंने लिख दिया। अब ये तो कोर्ट के मुद्दों का विषय हो गया कि अदालत में जज साहब क्या फैसला करेंगे। अगर अदालत में बात जाती नहीं है तो सभी वारिस उसी हिसाब से संपत्ति आपस में बांट लेंगे। लेकिन तरह तरह के की डिफरेंट अकलें हैं, तरह तरह की अकलें हैं और तरह तरह के विचार हैं हर व्यक्ति के अंदर। वसीयतकर्ता के अंदर उस समय जो भी विचार आया हो उसने इस बात को डाल दिया कि मरने के बाद कोई उत्तराधिकारी इसको लेकर विवाद न करें। वो एक अलग स्थिति होगी। हम आगे बढ़ते हैं। वास्तविक दुनिया में कई बार लाभार्थी से भी वसीयत पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं ताकि वह वसीयत को लेकर बाद में विवाद ना करे। हालांकि ये कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह प्रैक्टिकली रणनीति हो सकती है। कुछ लोगों का, सबका अपना अपना दिमाग है, क्योंकि कानून तो सर बाद में अप्लाई होगा, वसीयत तो पहले लिखी जा चुकी होगी। ये गुण दोषों के आधार पर न्यायालय को डिसाइड करना होगा और धारा 67 उसमें लागू होगी। यदि उस वसीयत में उनको कोई लाभ दिया गया है तो वो लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे। धारा 67 में स्पष्ट बताया है। लाभार्थी को कभी भी गवाह नहीं बनाना चाहिए, एक सावधानी वाली बात है सर। दूसरी बात है, बेहतर यही है कि गवाह और लाभार्थी अलग अलग व्यक्ति हों। ये आपको सावधानी वसीयत को लिखने में बेहद आवश्यक है। क्या बिना वकील के वसीयत लिखी जा सकती है? इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है सर, चैनल पर अपलोडेड है। वसीयत को 100% वैध कैसे बनाए, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया, चैनल पर अपलोडेड है। वसीयत पर आपत्ति के कुल 50 तरीके, एक तरीका नहीं, कुल 50 तरीके, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसकी ई बुक भी मैंने लिखी और उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी मैंने कॉपी पेस्ट की है। वसीयत कितने समय तक वैध होती है, क्या भारत में रविवार को वसीयत की जा सकती है, ऐसे कई टॉपिकों पे मैं वसीयत पे वीडियो बना चुका हूँ। 50 वीडियो हैं तकरीबन मेरे। लेकिन ये हमारे व्यूवर्स ने सवाल किया था कि क्या वसीयत पर वसीयतगीता के दस्तखत जरूरी हैं? तो दस्तखत जरूरी नहीं है सर, मैं आपको बिल्कुल बता दूं। वसीयत पर वसीयतगीता के दस्तखत बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं लाभार्थी है और यदि आपने उस पर दस्तखत उसके हो गए तो वो फिर वसीयत से उसका लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 67 कहती है, जो मैंने बुक के अंदर से भी आपको पढ़ के अभी बताई है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं हम सर इसको, कि राम स्वरूप ने वसीयत में अपनी बेटी सीमा को संपत्ति दी। सीमा ने वसीयत पर कहीं हस्ताक्षर नहीं किए, दो गवाह मौजूद थे और वसीयत वैध रूप से निष्पादित हुई। ये वसीयत का एक सरल उदाहरण है। सीमा लाभ प्राप्त कर सकती है, कोई बाधा नहीं है इसमें सर। नंबर दूसरा, हम इसको उदाहरण से समझते हैं। श्यामलाल ने अपने पुत्र अजय को लाभार्थी बनाया। अजय ने वसीयत पर गवाह के रूप में हस्ताक्षर कर दिए। मतलब रामलाल ने उनके पुत्र अजय को वसीयत में हिस्सा दिया कि उनको ये हिस्सा मिलना चाहिए। इन्होंने, अजय ने उस पर दस्तखत भी कर दिए। अजय वसीयत से कोई लाभ नहीं उठा सकता, सेक्शन 67 लागू होगा। ये दो सरल उदाहरण से सर मैंने आपको समझाया है। अब इसको एक चार्ट से भी हम समझ लेते हैं, जिसको मैंने एक फॉर्मेट में बनाया है ई बुक में, अध्याय 4 में, टेबलर फॉर्मेट में। लाभार्थी के साइन की स्थिति, सेक्शन 63, हस्ताक्षर जरूरी नहीं। नंबर दूसरा है प्रभाव, धारा 67, लाभार्थी गवाह हो तो लाभ नहीं मिलेगा। नंबर तीसरा, निर्णय, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट की पुष्टि, लाभार्थी गवाह नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से व्यवहारिक रूप से जो बताया गया है कि व्यवहारिक हस्ताक्षर नहीं भी करे तो कोई समस्या नहीं, महत्व गवाह ना बने।
तो ये स्थितियां सर हो गई हैं। इसके बाद जो है कि आज का सर जो टॉपिक है हमारा, कि क्या वसीयत पर वसीयत गिरता के दस्तखत जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है सर, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बल्कि वसीयत पर स्वतंत्र साक्षी होना जरूरी है। धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 और धारा 59 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, इन दो के प्रावधानों का पालन करते हुए आपको वसीयत बनाना आवश्यक है। वसीयत में क्या सावधानियां बरती जाएंगी, किस प्रकार से लिखी जाएगी, क्या क्या पॉइंट होना चाहिए, कौन से कानून लागू होते हैं, ये तो मैंने आपको इसमें बता ही दिया है, लेकिन डिटेल में इस पे मैं मेरे चैनलों पे वीडियो अपलोडेड कर चुका हूँ ऑलरेडी। वो अपलोडेड हैं, लेकिन उस समय तक मैंने ई बुक लिखना प्रारंभ नहीं की थी, तो उन वीडियो की आपको ई बुक नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा कि सर आप जो भी वीडियो बनाए तो उसका पीडीएफ हमें जरूर उपलब्ध करा दे, तो ये पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध कराना मैंने अब चालू किया है। और अब जब चालू करने के दौरान ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसलिए आपको इसकी ई बुक भी प्राप्त हो जाएगी। ये ई बुक क्या है सर? मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा है कि आप हमें पीडीएफ उपलब्ध कराएं, तो ये उपलब्ध कराना मैंने चालू किया है। ये पीडीएफ क्या है सर? ये कानूनों का संग्रह है। मतलब विभिन्न कानूनों को एक जगह इकट्ठा करके आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन को हल करना, आपकी समस्या को हल करने की एक कोशिश है मात्र। और मेरा वीडियो सिर्फ एक मार्गदर्शन है और एक सूचना है। आप अपने केस की कंडीशन और परिस्थिति के हिसाब से आप आपके कानूनी विशेषज्ञ से परामर्श करने के बाद ही आगे की आप कार्रवाई करें। इसमें हम आगे देख लेते हैं सर, धारा 5 में वसीयत को वैध कैसे बनाएं। तो इसमें कुछ आवश्यक दस्तावेजों भी हैं, जिसमें नंबर 1 है वसीयतकर्ता की पहचान प्रमाण, नंबर 2 आवश्यक संपत्ति का विवरण। पहचान प्रमाण मतलब सब आइडेंटिटी कार्ड आप लगा दें, क्योंकि वसीयत में आपने लिख दिया वसीयत गृहीता। सपोज करें कि वसीयत गृहीता को आपने, उनका नाम है, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, राजकुमार। अब आपने उस वसीयत में रम्मू लिख दिया अब रम्मू ना तो उनके घर का नाम है, ना उनके आधार कार्ड में, ना उनके मतदाता कार्ड में। अब रम्मू सिर्फ आपने लिख दिया, आगे पीछे कुछ नहीं लिखा, रम्मू निवासी लिख दिया। अब आप तो चले गए परलोक की यात्रा पर, और यहाँ लोग रम्मू को ढूंढ रहे हैं कि रम्मू कहाँ है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, ऐसे डाउटफुल स्थिति से बचने के लिए आप उसमें पूरा लिखें। यदि आप उसको प्यार से रम्मू भी बुलाते हैं तो रम्मू उर्फ राजकुमार, पिता, उम्र, जाति, निवासी, पूरा आप डिटेल में लिखें, ताकि उस वसीयत को पढ़ने देखने के बाद, वसीयत को उठा के अगर कोई देखे तो समझ जाए कि आखिर ये वसीयत गिरीता कौन है, उसे ढूंढना ना पड़े। क्योंकि अगर ढूंढना पड़ेगा तो वो एक को ढूंढने जाएंगे तो 100 खड़े हो जाएंगे कि वो रम्मू में हूँ। हर व्यक्ति ये कहेगा कि रम्मू में हूँ। अगर प्रॉपर्टी 100 करोड़ की हुई, या 1 करोड़ की भी हुई, या 50 करोड़ की हुई, तो फिर तो सर सारा शहर ही रम्मू बन जाएगा सारा शहर ही रम्मू बन जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप स्पष्ट लिखें कि ये वसीयत गिरीता कौन है। तो ये बड़ी सावधानी आप बरतें कि उसके पहचान आईडी कार्ड में जो नाम है आप उसको लिखें, आईडी कार्ड को संलग्न भी कर दें। वसीयतकर्ता का पहचान प्रमाण आवश्यक है, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस। इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है कि वसीयतकर्ता वही व्यक्ति है जिसने वसीयत बनाई है। नंबर दूसरा है आवश्यक संपत्ति का विवरण। वसीयत में जिन संपत्तियों का विवरण किया गया उनका स्पष्ट विवरण होना चाहिए। जो भी वितरण किया गया उनका स्पष्ट विवरण होना चाहिए, जैसे कि जमीन, बैंक खाता या अन्य संपत्ति। ये भी जरूरी है सर, क्योंकि यदि आप उसमें खुलासा नहीं करेंगे तो बाद में पहचान होना मुश्किल होगा, वो विवाद का विषय बनेगा। गवाहों के विवरण, कम से कम 2 गवाह होना आवश्यक है। गवाहों के नाम, पता, हस्ताक्षर दर्ज होने चाहिए। गवाहों के प्रमाण पत्र वसीयत की वैधता को सुनिश्चित करते हैं। इसमें मैंने ऐतिहासिक फैसले के नाम से भी 2-3 वीडियो बनाए, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। और अंतिम इच्छा का स्पष्ट विवरण, मतलब वसीयतकर्ता क्या चाहता है, वसीयत करने का उसका मकसद क्या है, उस वसीयत के दस्तावेज को पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से समझ में आ जाना चाहिए कि वो उसकी अंतिम इच्छा यही है। उसमें लिखा होना जरूरी है, वसीयत में वसीयतकर्ता की इच्छा स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए कि वो अपनी संपत्ति का वितरण किसे और किस रूप में करना चाहते हैं। मतलब उसको उदाहरण के तौर पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति का एक बेटा और एक बेटी है, तो वो वसीयत में चाहता है कि उसकी बेटी को आधी संपत्ति मिले और बेटे को आधी मिले। अब उसकी कुछ जमीन है और कुछ मकान है, वो चाहता है कि जमीन बेटे को मिले और मकान बेटी को मिल जाए, तो वो उसको स्पष्ट उसमें लिखना होगा, संपत्ति का विवरण और उनके नाम, पते, ताकि उस वसीयत को बाद में लेकर कोई डाउटफुल स्थिति पैदा ना हो। गवाह चुनते समय सर सावधानी बरतें, इसमें यह भी बताया गया है कि गवाह, मैंने आपको पहले भी बताया, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यदि गवाह ने गड़बड़ कर दी तो सर केस तो आपके हाथ से फिर कोर्ट में जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपके केस हारने की संभावना काफ़ी हो जाती है।
हालांकि उसके भी रास्ते हैं कि वसीयत पर वसीयत गृहीता के जो गवाह यदि वो हस्ताक्षर से मुकर जाएं, तब ये देखा जाएगा कि क्या वास्तव में ये गवाह गलत तरीके से मुकर रहे हैं और वसीयत वास्तव में सही लिखी गई है, और वसीयत के जो गवाह हैं उनके मुकरने की वजह क्या है, क्या उन्होंने पैसा खा लिया है या उनको कोई लालच उसमें पैदा हो गया है, आखिर क्यों मुकर रहे हैं, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। तो उसकी जो प्रोसेस है वो एक अलग प्रोसेस होगी कि उस कंडीशन में वसीयत को साबित कैसे किया जाएगा। इस पर भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। और इसी प्रकार से रजिस्टर्ड वसीयत की प्रक्रिया, हाँ सर मैं आपको अब ये तो सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी, ई बुक से परिचित भी करा दिया है। और वसीयत कितने प्रकार की होती है उस पर भी मैं आपको जानकारी बता दूं कि वसीयत तो वसीयत होती है, लेकिन होलोग्राफिक मतलब हाथ से लिखी वसीयत, नोटराइज वसीयत और रजिस्टर्ड वसीयत, 3 प्रकार की वसीयत व्यक्ति करवा सकता है। या तो खुद हाथ से लिख ले, घर में पेटी के अंदर ताला लगा दे और रख दे, और मृत्यु के बाद वो वसीयत बाहर आए तो उसको प्रमाणित, अगर कोई डिस्प्यूट ना हो उस वसीयत को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो उसको प्रमाणित करना फिर आप ही की जिम्मेदारी होती है। नोटरी वकील साहब से आपने नोटरी करवाई तो नोटरी वकील साहब एक अतिरिक्त साक्षी के रूप में आपके साथ खड़े रहते हैं, उनके रजिस्टर में एंट्रियां होती हैं, दस्तखत होते हैं, बताते हैं कि हाँ ये विधि अनुसार वसीयत लिखी गई है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 में बताया गया है टेस्टेमेंट्री और नॉन टेस्टेमेंट्री डॉक्यूमेंट्स के बारे में। उसमें वसीयत का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति चाहे तो करवा सकता है। वो अगर करवाएगा तो उसको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे सर? क्यों, एक तो ऑनलाइन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे हमेशा मौजूद रहेगी, आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी कभी भी निकलवा सकते हैं। नोटरी वकील साहब से आपने कराई तो नोटरी वकील साहब के रिकॉर्ड में कॉपी रहेगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि वो रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष उपस्थित होते हैं, वसीयतकर्ता के डिजिटल फोटो खींचे जाते हैं, डिजिटल सिग्नेचर लिए जाते हैं, गवाहों के सिग्नेचर और फोटो होते हैं, और एक वो कानूनी रूप से पूर्णतः वैध तरीके से निष्पादित होती है। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय का यह भी कहना है कि मात्र रजिस्टर कराने से ही वसीयत वैध नहीं हो जाती है, और उन्होंने उस प्रकरण में एक संभवतः धनीराम विरुद्ध हरि सिंह 2023 का भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, और एक शिवलाल करके एक प्रकरण है, उस पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया भारत के सर्वोच्च न्यायालय का। इसमें बताया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है। ये दोनों वीडियो सर मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, पूरी डिटेल जानकारी मैंने इसमें दी, आप उसमें देख भी सकते हैं। उसमें बताया है कि महज वसीयत के रजिस्ट्रेशन से वो वैध नहीं हो जाती है, उसके अंदर वो तत्व होना आवश्यक हैं जो वसीयत के लिए जरूरी हैं, कानूनी तत्व। वो क्या तत्व हैं सर? धारा 59 और धारा 63 का पालन किया गया हो, आपने 18 साल की उम्र है या उससे ऊपर है तब वसीयत लिखी है, साक्षी स्वतंत्र हैं, गवाह वसीयतकर्ता ने उन गवाहों की मौजूदगी में दस्तखत किए हैं और गवाहों ने वसीयतकर्ता की मौजूदगी में दस्तखत किए हैं। दस्तखत करते हुए देखा है और पूछा भी क्या क्या कर रहे हैं सर आप इसमें, वसीयतकर्ता से कि दादा या भाई साहब आप क्या लिख रहे हैं इसमें? वो बता रहा है कि ये मेरे पुत्रों को इस प्रकार से बांट रहा हूँ, पूरी जानकारी उन गवाहों को दी गई है। क्योंकि यही बात तो जब कुछ अरसा बीतने के बाद मामला पैदा होगा तो सारी कागजों की लिखी हुई बात अपनी जगह रहेगी, वो जो मौखिक बातें हुई हैं वो भी वो डायस में विटनेस बॉक्स में जज साहब के सामने उपस्थित होकर गवाह कहता है। सिकाया पूत कचहरी नहीं चढ़ता, एक कहावत सर आपने सुनी होगी, सिकाया पूत कचहरी नहीं चढ़ता। आप कितने ही गवाह को सिखा दें, उसने जो दिमाग में उसके जो है, मतलब उसने जो देखा है अपनी आंखों से और उसके दिमाग में जो वो समय संग्रहित है, सेव है, वो बात वही बोलेगा। उसके सब कॉन्शियस माइंड में जो चीजें रिकॉर्डिंग हो चुकी हैं वो वही कहेगा। अब उसमें आपने रिकॉर्डिंग हो ही नहीं दी कि उसको बताया ही नहीं, खाली दस्तखत कर दिए, तो वो यही बात बोलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप इन बातों का ध्यान रखें। आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं वसीयत बनाते समय। ये एक अतिरिक्त सावधानियां, मैंने कुछ वीडियो बनाए स्पेशल, वो मेरे वीडियो चैनल पर अपलोडेड हैं। तो ये अगर आपने सावधानियां रखी वसीयत पे तो वसीयत सर कानूनी रूप से वैध होगी, चाहे वो नोटराइज ही क्यों ना हो, चाहे वो हाथ से लिखी हुई क्यों ना हो। और वरना आपने अगर रजिस्टर्ड भी लिखा ली और उसको भी चैलेंज कर दिया गया और गवाही गड़बड़ कर गए और कुछ और बातें उसमें कानूनी आ गई, तो रजिस्टर्ड वसीयत को भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। वो ऐतिहासिक फैसलों पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पर अपलोडेड है। क्योंकि वसीयत पर वसीयत गृहीता के क्या दस्तखत होना चाहिए, तो ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि धारा 67 के तहत यदि लाभार्थी ने उस पर दस्तखत कर दिए तो वो वसीयत से लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके से वसीयत पे वसीयत गृहीता कभी भूल कर भी दस्तखत ना करे, अगर वो समझदार व्यक्ति है, अगर वो इस बात को समझता है। क्यों? क्योंकि उसका हक उसमें समाप्त हो सकता है, धारा 67 में जो बताया गया है।
तो आज के हमारे वीडियो का सर जो मुख्य टाइटल वो यही था, और ई बुक से भी मैंने आपको परिचित करा दिया। और चूंकि हम वसीयत से रिलेटेड टॉपिक पर सर हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपको धारा 67 पे भी थोड़ी जानकारी बता देता हूँ। धारा 67 पे तो सर मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो धारा 59 है, जिसमें उम्र के बारे में और कुछ कंडीशंस के बारे में बताया गया, उसको भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि वसीयत ही हमारा टॉपिक है। इसलिए कि धारा 59 में विल करने के लिए समर्थ व्यक्ति किसको बताया गया है। प्रत्येक स्वस्थ चित्त व्यक्ति जो अवयस्क नहीं है विल द्वारा अपनी संपत्ति का व्ययन कर सकेगा। इसमें स्पष्टीकरण 4 दिए गए हैं, उस चारों को मैं आपको शॉर्ट में पढ़ के बता देता हूँ। उसके बाद उदाहरण भी है सर, तो मैं खाली शॉर्ट में बता देता हूँ कि कोई विवाहित स्त्री ऐसी किसी संपत्ति का विल द्वारा व्ययन कर सकेगी जिसका वह अपने जीवन काल में अपने कृत्य द्वारा अन्य संक्रमण कर सकती थी। स्पष्टीकरण 2 है, ऐसे व्यक्ति जो बधिर, मुंह के अंधे हैं, उस कारण कोई विल करने में असमर्थ नहीं हो जाते हैं यदि वह जानने में समर्थ हैं कि उनके द्वारा वो क्या कर रहे हैं। स्पष्टीकरण 3 है, कोई व्यक्ति जो मामूली तौर पर उन्मत्त है उस अंतराल में जब तक स्वस्थ चित्त विल कर सकता है। इन सब पे मैं वीडियो सर बना चुका हूँ और मेरे चैनल पर अपलोडेड भी है। इसमें उदाहरण भी दिए गए हैं, तो अब उदाहरण तो सर मैंने आपको बता दिए। बाकी इसके उदाहरण को छोड़कर मैं मुख्य बातें आपको बता रहा हूँ। धारा 63 में बता दूं सर आपको, धारा 59 और 63 जो इसमें महत्वपूर्ण है। विशेषाधिकार रहित विलों का निष्पादन, प्रिविलेज्ड विल और इन प्रिविलेज्ड विल। विशेषाधिकार रहित विल और विशेषाधिकार सहित विल, इन दोनों में भी फर्क है। विशेषाधिकार रहित विल और विशेषाधिकार वाली विल, ये सैनिक, नौ सैनिक, वायु सैनिक और आपातकाल में जब लोग वहां पे ड्यूटी पर होते हैं तब ये सुविधाएं उनको दी गई हैं, क्योंकि वो सोशल समाज में आकर वसीयत नहीं कर सकते। अब युद्ध के मैदान में जो है कि सर तोप चल रही हैं, बंदूकें चल रही हैं, और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो किसी भी क्षण मर सकता है, तब उसने उसके 2 साथियों से कह दिया कि भाई मेरा वो फलाना 25 बीघा का खेत है, तो मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी को दे दिया जाए, और उसमें वो शहीद हो गया, तो ये वसीयत वैलिड मानी जाएगी और ये उसी कंडीशन के लिए रहेगी। लेकिन यदि वो व्यक्ति उस कंडीशन से बाहर आ जाता है, सही सलामत बच के घर पे वापस आ जाता है, तब वो उस विल को निरस्त भी कर सकता है, और वो उसके अलावा नई वसीयत भी वो बनाने का वो अधिकारी रखता है। तो वो विशेषाधिकार वाली विलें एक अलग कंडीशन में होती हैं, वो भी इसमें बताया है, और उस पर भी मैं स्पेशल वीडियो सर बना चुका हूँ जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। वर्तमान में हम सिर्फ वसीयत की में जो विशेष जो प्रावधान है धारा 63 में मैं आपको बता देता हूं कि प्रत्येक वसीयतकर्ता जो किसी अभियान में नियोजित या वास्तविक लड़ाई में लगा हुआ सैनिक या इस प्रकार नियोजित या लगा हुआ वायु सैनिक या समुद्र पर कोई जहाजी नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब ये इनको छोड़कर ये उसमें बताया गया, अपने विल निम्नलिखित नियमों के अनुसार निष्पादित करेगा। का वसीयतकर्ता विल पर अपने हस्ताक्षर करेगा या अपना चिन्ह लगाएगा या उस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देशानुसार हस्ताक्षर किया जाएगा। खा है, वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या चिन्ह या उसके लिए हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर ऐसे किए जाएंगे या लगाए जाएंगे कि उससे प्रकट हो कि उसके द्वारा लेख को विल के रूप में प्रभावी करने का उसका आशय था। गाय विल को ऐसे 2 या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को विल पर हस्ताक्षर करते हुए या चिन्ह लगाते हुए देखा है। ये बुक के अंदर लिखा हुआ है सर, जो मैंने आपको बताया था। यह वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को विल पर हस्ताक्षर करते हुए देखा। ये नेसेसरी चीज है सर, इसमें आपको इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। या वसीयतकर्ता से उसके हस्ताक्षर या चिन्ह की या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिक अभिस्वीकृति प्राप्त की है, और प्रत्येक साक्षी वसीयतकर्ता की उपस्थिति में विल पर हस्ताक्षर करेगा, किंतु वह आवश्यक नहीं होगा। एक से अधिक साक्षी एक ही समय पर उपस्थित हो और अनुप्रमाणन का कोई विशेष प्रारूप आवश्यक नहीं होगा। ये इसमें सर तो बुक है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की, उसमें ये स्पष्ट प्रावधान बताए गए हैं कि 59 और 63 ये बड़ी महत्वपूर्ण धाराएं। धाराएं तो सभी महत्वपूर्ण है सर, और मैंने बहुत सी धाराओं पे वीडियो बनाए हैं, और मैं लगातार वसीयत पे वीडियो बना भी रहा था, और काफ़ी वीडियो महत्वपूर्ण बना चुका हूं मैं। लेकिन यदि आपको, जैसे ये हमारे एक वकील साहब ही थे जिन्होंने इस पर टिप्पणी की थी, काफ़ी अच्छा उनका सवाल था कि क्या वसीयत पर वसीयत गृहीता के दस्तखत जरूरी हैं। तो बिल्कुल जरूरी नहीं है सर, बल्कि वो लाभार्थी है और दस्तखत कर देगा तो वो उसका हक भी खो देगा।
ये धारा 67 कहती है सर, मैं नहीं कहता हूँ। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 67 में बताया गया। तो आज के वीडियो का सर जो टॉपिक था उस पर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है, और जो उसके अंदर जो कुछ सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन है उनको भी सर मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए सर। जैसा कि सर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 13 नवंबर 1958 को एच वेंकटचला अयंगर बनाम बी एन थिमज्जा जम्मा और अन्य, इसका कुछ शुरुआती फैक्ट मैं बता देता हूं सर आपको पढ़ के। शार्ट में वसीयत से रिलेटेड है ये वसीयत साबित करने का तरीका, दायित्व, संदिग्ध परिस्थितियां हटाना। ऐसा संदेह यदि प्रस्ताव पर प्रारंभिक बोझ का हिस्सा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45, 47 और 67, और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 और 63, ये इसमें बताया गया है कि वसीयत को साबित करने का तरीका आमतौर पर अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का है सर ये। विशेष के अलावा किसी अन्य दस्तावेज को साबित करने का वसीयत के मामले में सत्यापन की आवश्यकता निर्धारित की गई है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63। मतलब मैंने आपको डिटेल में भी बताया था पहले भी कि एक दूसरे की मौजूदगी में दस्तखत करें। बुक में से भी सर मैंने आपको पढ़ के बताया था, विशेष जोर भी दिया था उस समय जब मैं बुक के अंदर से पढ़ रहा था आपको। किसी भी मामले में सबूत गणितीय रूप से सटीक और निश्चित नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे विवेकशील मन की संतुष्टि होनी चाहिए। अब सर ये और भी इसमें डिटेल है। अब मैं, ये आप देख रहे हैं मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ी साइटेशन है ये। अब मैं आपको खास खास चीज़ें कुछ पढ़ देता हूँ इसमें। ये जो आप देख रहे हैं, सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, सिविल अपील संख्या 18/1955, RA संख्या पूरी इसमें लिखी हुई है, और अपीलकर्ता की ओर से एस के वेंकटरांगा अयंगर और के केशव अयंगर। इसमें जो बताया गया है सर कि अपीलकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मैसूर की अदालत में दायर मुकदमे से उत्पन्न हुई है। कथित तौर पर 22 अगस्त 1945 का मामला है सर ये। 1945 मतलब 1947 में देश आजाद हुआ था, उससे भी 2 साल पहले का। उस समय क्या माहौल, क्या फिजा और क्या लोग रहे होंगे आप तस्वुर कर सकते हैं। लाइट का भी विकास हर शहर में नहीं हुआ था। खंभों पर लालटेन लगाया करते थे, और लालटेन रोज शाम को जलाया करते थे। लोग घरों में भी लालटेन जलाया करते थे। मतलब अधिकांश गांवों की स्थिति या तहसील प्लेस पे भी यही स्थिति है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि मुझको तो उस समय का इतना होश मुझको तो पता नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी के द्वारा जरूर मुझे बताया गया था कि अपने एरिया में भी एक नगर पालिका की तरफ से लालटेन खंबे पे लटकाने आता था और लालटेन जलाया करता था, और सुबह फिर लालटेन बंद कर दिया जाता था, और घरों में भी लालटेन जला करते थे पूरे एरिया में। मतलब ये एक घर की नहीं, पूरे क्षेत्र, क्योंकि बिजली आई नहीं थी। धीरे धीरे विकास हुआ, अब तो शहर शहर और गांव गांव में हर घर में बिजली हो गई है सर। मेरे पिताजी ने मुझको बताया था ये बात, इसलिए मुझे ध्यान आ गई है। 1945 यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं सर हम। 22 अगस्त 1945 को लक्षम्मा द्वारा निष्पादित की गई वसीयत एकमात्र निष्पादक है, X1, उसको एग्जिबिट कराया गया था। इस मुकदमे में अपीलकर्ता ने घोषणा का दावा किया कि उक्त लक्षम्मा शिकायत के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित संपत्तियों की स्वामी थी, और इस तरह यह वसीयत द्वारा उनका निपटान करने की हकदार थी, और उक्त वसीयत द्वारा की गई वसीयतों को प्रभावी बनाने के लिए परिणामी राहत मांगी जाए। शिकायत के साथ जो अनुसूची उसने पेश की थी और उसमें वसीयतों का विवरण उसके द्वारा किया गया था। तो ये इसके फैक्ट हैं सर। अब ये आप देख रहे हैं साइटेशन काफी लंबी है, और इसका जो निष्कर्ष है वो मैं आपको वीडियो के प्रारंभ में पढ़ के बता चुका हूं। यदि आपको ऐसा लगता है कि इन पे स्पेशल वीडियो बनाए जाएं सर, तो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। आप वीडियो में कमेंट्स करके जरूर लिख दें, मैं आपको दूसरी साइटेशन भी बता देता हूं। ये एक साइटेशन हो गई और ये दूसरी साइटेशन है इसी बुक के अंदर। आप देख रहे हैं सर कितनी लंबी साइटेशन है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे ले जा रहा हूँ। ये दूसरी साइटेशन आ चुकी है सर। अब ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय सेठ बेनीचंद अब व्रत अब एलआरआर बनाम श्रीमती कमला कुंवर एवं अन्य 14 सितंबर 1976। काफी पुरानी साइटेशन है सर ये भी, लेकिन महत्व रखाती है ये भी कंडीशन के हिसाब से। ये दूसरी साइटेशन हो गई। अब इसको भी स्क्रॉल करके सर मैं ले जा रहा हूँ नीचे। इसमें भी बता दूं, मैं शॉर्ट में कुछ हाईलाइट कर दिया मैंने इसमें। मैंने कुछ एक हाईलाइट किया है कि अपनी मृत्यु से 3 या 4 दिन पहले जग्गोबाई ने एक व्यक्ति को मार डाला था। अपनी स्त्री धन संपत्ति अपने बेटी बेनी को दे देगी। चांद की दूसरी पत्नी कमल कुमार और उनके बच्चे और भी अपनी पहली पत्नी की संतान
बर्नचंद, उनकी तीसरी पत्नी और उसके बच्चों की वसीयत से बाहर रखा गया। बेनीचंद ने वसीयत के प्रोबेट का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह एक जालसाजी थी और वसीयत के निष्पादन को चुनौती दी। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने माना कि इसके प्रस्तावक वसीयत में संदिग्ध परिस्थितियों की व्याख्या करने में विफलता पाई। इसके निष्पादन के आसपास लेकिन अपील में डिवीजन में इसमें बताया गया था। ये इसमें कुछ खास फैक्ट हैं। और वसीयत को वैधता को बरकरार रखा गया और अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने निर्णय दिया। इसमें नंबर 1 है, किसी अनुबंध के हस्ताक्षर का मात्र विवरण वसीयत दस्तावेज जिसे सत्यापित करने वाला गवाह नहीं ले सकता। वसीयतनामा दस्तावेज जिसे सत्यापित करने वाला गवाह नहीं ले सकता। दस्तावेज के उचित निष्पादन को दर्शाने वाले साक्ष्य का उल्लेख उसमें होना जरूरी है। तो ये पूरी साइटेशन है सर, ये दूसरी साइटेशन है जिससे मैंने आपका परिचय करा दिया शॉर्ट में। काफी फैक्ट हैं सर, अगर इनका मैं व्याख्या करने लगा तो आप मान के चलें कि सर तकरीबन 5 घंटे का तो वीडियो बनना मामूली बात होगी। इसलिए मैंने इसमें प्रिंट कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसकी अगली साइटेशन से भी मैं परिचित करा देता हूं आपको। ये आ गई तीसरी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 6 मार्च 2009 युम नाम ओंगामी तमप्पा इवेम्मा देवी बनाम युम नाम जय कुमार सिंह और अन्य। नाम भी सर ऐसे हैं कि पढ़ने में आपको भी लगेगा कि हम वास्तव में नाम है। ऐसे नाम बहुत ही कम लोगों के मिलते हैं। युम नाम ओंगाबी तमप्पा इबम्मा देवी बनाम युम नाम जय कुमार सिंह। अब ठीक है सर, अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है 2009 का भी ये इसमें प्रिंटेड है, आप देख सकते हैं। इसमें ये पूरी डिटेल है, कुछ चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है इसमें। थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ इसमें सर आपको मैं कुछ चीज़ जो मुझे ऐसी लगती हैं। 13/8/86 को 2 सत्यापित गवाहों की मौजूदगी में कानून के अनुसार अपनी अंतिम वसीयत निष्पादित की, जिसमें C.H. डेंग नंबर 16/2720 के तहत यूनिट ए इम्फाल नगर पालिका के पट्टा नंबर 304 के 53 एकड़ के भूखंड को थंगल बाजार में उसके पक्ष में वसीयत कर दिया गया, जिस पर इमारत खड़ी है। इस आवेदन में अपीलकर्ता ने अपने पक्ष में वसीयत संलग्न करके प्रशासन पत्र प्रदान करने की प्रार्थना की गई थी। ये पूरी डिटेल है, ये उसी पे इसका मैंने शॉर्ट में आपको पढ़ के सर वीडियो के प्रारंभ में बता दिया है। और इसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं। और अंत में सर ये आ जाता है फिर ये समापन और डिस्क्लेमर। और ये वीडियो का शीर्षक है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, क्या वसीयत में लाभार्थी वसीयत गृहीता के हस्ताक्षर जरूरी है। इस ई बुक के अध्याय से भी सर मैं परिचित करा देता हूँ आपको। डिस्क्लेमर दी गई प्रारंभ में, ये परिचित कराने का मकसद भी यही है और ई बुक के अंदर से जानकारी भी देने का मकसद यही है कि जब आप इस ई बुक को परचेस करेंगे तो यही मैटर आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त होगा। क्योंकि यदि मैं इसमें ना बताऊं, सिर्फ आपको मौखिक तौर से वीडियो में सब कुछ समझा दूं और जब आप इसको देखें कि ई बुक में क्या लिखा हुआ है, तो उस स्थिति का आपको सामना ना करना पड़े। आप पहले ही जांच परख लें, समझ लें कि इसी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। और यदि उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी है और आपके काम की है, तब आप इसको परचेस करें सर। मैं इसका परिचय कराना, ई बुक को दिखाना, दोनों के पीछे मेरा मकसद यही है। डिस्क्लेमर में भी मेरा मतलब यही है सर, इसमें लिखी हुई है कानूनी डिस्क्लेमर की ये एक सूचना और मार्गदर्शन है, ना कि कोई दावा है। ना तो मैं, ना ही मेरा चैनल, ना ही मेरी ई बुक किसी भी प्रकार से कोई दावा नहीं करते। यदि मामला कोर्ट में जज साहब के समक्ष जाता है तो गुण दोषों के आधार पर जज साहब के द्वारा उसका निर्णय दिया जाएगा और जज साहब का फैसला जो होगा अंतिम होगा। यदि आप उससे असंतुष्ट होते हैं तो आपको अपील में जाना होगा। लेकिन ये एक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का मेरा एक प्रयास है। एक कोशिश है कि जब व्यक्ति परेशान होता है कि हम क्या करें इस विपत्ति में, तब एक कानूनी समाधान, एक कानूनी सुझाव मेरे द्वारा उसको अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाने का काम करता है। मेरा वीडियो बनाने का भी यही मकसद है, ई बुक भी बनाने का यही मकसद है कि आपके जीवन में जो समस्या में आप घिर गए तो उसका कानूनी समाधान क्या होगा। ये जो ई बुक है तमाम कानूनों का संग्रह है जो एक जगह लाके मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। हम आगे देखते हैं इसमें प्रस्तावना में सर। और प्रस्तावना के बाद फिर ये ई बुक चालू होती है। अध्याय 1 है वसीयत की परिभाषा और उद्देश्य इसमें बताए गए हैं। और अध्याय 2 में वसीयत से जुड़े पक्षकार। और अध्याय 3 में इसमें बताया गया है, अध्याय 3 में सर जो आपका बताया गया है धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 का विवरण, जो मैंने आपको बुक के अंदर से भी पढ़ के बताया था, वो इसमें लिखा हुआ है।
कि वसीयतकर्ता वसीयत बनाता है वह स्वयं उस पर हस्ताक्षर करे या अंगूठे का निशान लगाए। ऐसा करते समय स्पष्ट हो कि यह उसकी मर्जी से किया गया है। वसीयत को 2 गवाहों की उपस्थिति में बनाया जाए। ये गवाह भी वसीयतकर्ता की उपस्थिति में दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। साथ ही सर वसीयत को बिना किसी डर दबाव के बनाया जाना भी जरूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को कमरे में बंद कर दिया और धमका दिया कि भाई हम तुम्हारे उस बेटे को अगवा कर लेंगे या उसको नुकसान पहुंचा देंगे, इस वसीयत पे दस्तखत करो। या फिर बंदूक रख दी कनपट्टी पे कि हम गोली मार देंगे, इस कागज पर दस्तखत करो, और वसीयतनामा लिखा लिया। तो हर प्रकार के डर दबाव से मुक्त होना चाहिए वसीयत सर। धोखाधड़ी छल कपट से भी मुक्त होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको तहसील में लेके चले गए वृद्ध आदमी को और वहां उनसे कह दिया कि ये नामांतरण हो रहा है, नामांतरण के कागज पर आप दस्तखत कर दो। अब उन्होंने, वृद्ध थे, दिखाई भी कम देता था, नामांतरण के कागज समझ के उस पर दस्तखत कर दिए। इस बहाने उन्होंने वसीयतनामे पे दस्तखत करा ली। उनकी मृत्यु के बाद वो लेके आ गए कि ये वसीयतनामा है और ये तो हमें किया गया, क्योंकि हिंदू विधि के अंदर संपूर्ण संपत्ति की वसीयत की जा सकती है, लेकिन मुस्लिम विधि के अंतर्गत 1/3 से अधिक संपत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती। तो यदि ऐसे में कोई थर्ड पार्टी के नाम वसीयत हो गई तो वो चैलेंज करने खड़ा हो जाएगा। कई बार धोखाधड़ी बाज और चालबाज किस्म के लोग भी ऐसा कार्य कर लेते हैं कि भाई होशो हवास नहीं है, वसीयत अपने नाम लिखा लो, बाद में हम अदालत के जरिए और कोर्ट के जरिए अपन इसको ले लेंगे। तो इस प्रकार का भी तत्व उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे तत्व उसमें मौजूद हैं तो ऐसी वसीयत को चैलेंज करके अदालत से शून्य घोषित करवाया जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें मुख्य बिंदु है इसमें धनीराम बनाम शिव सिंह। जी हाँ सर, ये इस पे मैंने वीडियो बनाया है। इसमें बता दूं आपको, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वसीयत के वैधता के मुद्दे पर विचार किया और यह स्पष्ट किया था कि यदि वसीयत में किसी प्रकार का दबाव या धोखाधड़ी का संदेह है तो उसे चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट ने इसे वसीयत के वास्तविक उद्देश्य की रक्षा के रूप में देखा। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें जो बताए गए थे कि हस्ताक्षर वसीयत के अंत में होना चाहिए, हस्ताक्षर वसीयतकर्ता की पहचान पुष्ट करता। इस पे सर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया सर। धनीराम बनाम शिव सिंह 2023 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। उसके अंदर जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो पॉइंट डिसाइड किए हैं और जो घटना का विवरण है और किस प्रकार से किस मुद्दे पर डिसाइड किया गया, पूरा डिटेल वीडियो बनाया है सर। मेरे चैनल पर अपलोडेड है, काफी पहले मैंने बनाया है, ज्यादा तो नहीं है, 2-3 महीने पहले का वीडियो होगा, लेकिन पूरी डिटेल जानकारी सर उसमें दी है। आपको यदि आवश्यकता महसूस होती है तो धनीराम बनाम शिव सिंह इसी शीर्षक से मुझको याद आ गया सर, आप उसको मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो ये सर हमारा अध्याय हो गया। और इसके बाद जो अध्याय आता है सर हमारा, ये सर साइटेशन है वेंकटचल्ला लेंगर विरुद्ध BN थिमज्जमा AR 1959। ये जो मैंने आपको नीचे अभी पढ़ के बताई थी, ये उसी का शार्ट लिखा है कि गवाहों की उपस्थिति और प्रमाणिकता वसीयत की वैधता का मुख्य आधार है। यदि गवाह नहीं है या अविश्वसनीय है तो वसीयत संदिग्ध मानी जाएगी। ये कहीं ना कहीं तो उसके अंदर लिखा आपको मिलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा सर, ढूंढना पड़ेगा। गवाह कौन हो सकता? 18 वर्ष से ऊपर, मानसिक रूप से सक्षम, बिना लाभ वाले व्यक्ति अर्थात लाभार्थी स्वयं गवाह ना हो। यह अध्याय में बताया गया है। सेठ बेनीचंद की भी सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन मैंने आपको बता दी है सर। अध्याय 4 में क्या बेनिफिशियरी के हस्ताक्षर जरूरी है, इसके अंदर से मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है अभी जस्ट वीडियो के अंदर ही। ये साइटेशनों को मैंने हाईलाइट भी कर दिया है सर इसमें। अध्याय 5 में वसीयत को वैध कैसे बनाएं, और इसी प्रकार से अध्याय नंबर 6 जो है, ये मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ सर। ये ई बुक से परिचित भी मैं इसीलिए करा रहा हूँ सर ताकि आप समझ लें। प्रश्नोत्तर क्वेश्चन एवं आंसर है इसमें कि क्या बेनिफिशियरी का वसीयत जानना जरूरी है। इसमें जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ये भी हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित क्वेश्चन है सर, मैं आपको बता देता हूँ। इस अध्याय में हम वसीयत से जुड़े कुछ सामान्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर विस्तार से देंगे। इन प्रश्नों में लाभार्थी बेनिफिशियरी की भूमिका, गवाह के रूप में उनकी स्थिति और निष्पादक के रूप में लाभार्थी को नियुक्त करने के कानूनी पहलुओं पर चर्चा करती है। क्या बेनिफिशियरी का वसीयत जानना जरूरी है? वसीयत में लाभार्थी का नाम और उनके अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। यह सवाल उठता है कि क्या लाभार्थी को वसीयत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्या उसके बिना वसीयत वैध रहेगी? मतलब जिसके पक्ष में वसीयत की जा रही है, क्या उसको जानना जरूरी है कि भाई आपको ये वसीयत कर दी गई है? नो सर, ऐसा कोई जानना जरूरी नहीं है, बल्कि वसीयत तो ऐसी छुपा के गोपनीय रूप से की जाती है कि किसी को कान खबर भी नहीं होती है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई वसीयत का उत्तराधिकारी असंतुष्ट है। अब आपने वसीयत बना ली और चुपचाप बना के उसको घर में पेटी में ताला लगा के रख दिया। अब वो आप तो गए बाहर रिश्तेदारी में मिलने, उनका दिमाग घुमा, रिश्तेदार जो आपके उत्तराधिकारी, उन्होंने तोड़ा ताला पेटी का, वसीयत को निकाली और फाड़ के फेंक दी।
वसीयतनामा खत्म हो गया, आपका कोई सबूत तो ही नहीं, आपने हाथ से बना के लिखी थी। यदि नोटराइज होती तो नोटरी वकील साहब के पास रिकॉर्ड में होती, या पंजीयन विभाग में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होता तो ऑनलाइन रिकॉर्ड में होती, तो वहां ये वाली समस्या से आप बच जाते हैं। जो हाथ से लिखी हुई में आपको स्वयं ही उसका रक्षक बनना है, स्वयं ही इसकी सावधानी आपको रखना है। बाकी यदि इन दो तरीकों से कराते हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रमाण मिलता है। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें जो हमारा आगे टॉपिक है, क्या लाभार्थी को वसीयत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्या इसके बिना वसीयत वैध रहेगी? इसकी कानूनी स्थिति है सर, वसीयत को लाभार्थी को वसीयत की जानकारी होना जरूरी नहीं है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत वसीयत में नामित लाभार्थी को वसीयत की जानकारी होना अनिवार्य नहीं है। वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति का वितरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और यह केवल वसीयतकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह लाभार्थी को वसीयत के बारे में सूचित करना चाहता है या नहीं। कई बार कर भी दिया जाता है और कोई विवाद नहीं होता है, उनमें आपस में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं होता है, तो कोई समस्या भी खड़ी नहीं होती है। वसीयत का खुलासा बाद में हो सकता है। लाभार्थी को वसीयत की जानकारी केवल तब मिलती है जब वसीयतकर्ता का निधन हो जाता है और वसीयत को लागू किया जाता है, या उस समय वसीयत के निष्पादन में आ सकती है और वसीयत के निष्पादन या गवाहों द्वारा इसे प्रकट किया जा सकता है। कानूनी धारा इसमें क्या है सर? धारा 63 है। वसीयतकर्ता अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करने का अधिकार यदि चाहता है तो उसे लाभार्थी को वसीयत के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका उदाहरण सर हम देख लेते हैं, एक अच्छा उदाहरण तैयार करा है। माधुरी ने अपनी संपत्ति को अपनी बेटी रचना को देने के लिए वसीयत बनाई। माँ ने बेटी को संपत्ति देने के लिए वसीयत बनाई। रचना को वसीयत की जानकारी नहीं थी। जब माधुरी का निधन हुआ तो रचना को वसीयत के निष्पादन के दौरान इसके बारे में बताया गया। यह पूरी प्रक्रिया कानूनी रूप से वैध थी, क्योंकि लाभार्थी को वसीयत का पहले से ज्ञान होना जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल बताया गया है स्पष्ट कानून में सर। अगर गवाह हो तो क्या वसीयत वैध होगी? अगर बेनिफिशियरी गवाह हो तो क्या वसीयत वैध होगी? यह भी एक प्रश्न इसमें शामिल किया गया। यह सवाल वसीयत के गवाह के रूप में लाभार्थी की भूमिका को लेकर उठता है। क्या लाभार्थी का वसीयत के गवाह के रूप में उपस्थित होना वसीयत की वैधता को प्रभावित कर सकता है? इसकी कानूनी स्थिति क्या होगी सर? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 के अनुसार वसीयत के गवाहों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वसीयतकर्ता ने अपनी इच्छा से वसीयत बनाई है। यदि गवाह वही व्यक्ति है जो लाभ प्राप्त करने वाला लाभार्थी है, तो यह वसीयत की वैधता को प्रभावित कर सकता है। लाभार्थी के गवाह होने की स्थिति में यदि लाभार्थी वसीयत के गवाह के रूप में उपस्थित होता है तो इस स्थिति में वह लाभ प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा। जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में भी मैंने आपको बताया था, बुक के अंदर से भी मैंने आपको पढ़ के बताया था, वही बात इसमें लिखी हुई है। इससे यह स्थिति उत्पन्न होती है कि वह लाभार्थी के रूप में वसीयत से लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा, लेकिन वसीयत की वैधता पर कोई असर नहीं होगा, बाकी हिस्सेदारों को उनका हिस्सा मिलेगा। अब जिसने दस्तखत कर दिए हैं शामत उसी की आएगी, तो इसलिए आप भी ध्यान रखें कि आप कभी भूल के भी वसीयत पे दस्तखत ना करें यदि आप वारिस उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि आपका ये हक खत्म हो जाएगा। धारा 67 ये क्लियर बोलती है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की। काफी अच्छा सवाल है हमारे जो वकील साहब का। हालांकि वो वकील साहब तो इस बात को जानते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक आम लोगों को इस बात की जानकारी हो सके इस उद्देश्य से इस क्वेश्चन को इसमें किया था कमेंट्स में, और मैं उसी पे ये वीडियो भी आपको बता रहा हूँ। कानूनी धारा जो है सर, धारा 63 भी इसमें बताई गई है। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं सर हम, कि राजीव ने अपनी संपत्ति का वितरण अपनी पत्नी सीमा को दिया और इस वसीयत पर सीमा को गवाह के रूप में शामिल किया। अब क्या स्थिति बनेगी सर? न्यायालय ने माना कि सीमा को लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वह गवाह थी, लेकिन वसीयत की वैधता बरकरार रही और बाकी के हिस्सेदारों को उनका हिस्सा मिला। तो ये आपके सवालों के जवाब, मुकम्मल जवाब कानून के तहत सर मैं आपको दे रहा हूं। क्या बेनिफिशियरी को एग्जीक्यूटर बनाया जा सकता है? कैन अ बेनिफिशियरी बी अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटर? इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं सर। निष्पादक वह व्यक्ति होता है जो वसीयत के निष्पादन का कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वसीयतकर्ता की इच्छाओं का पालन किया जाए। सवाल यह है कि क्या एक लाभार्थी को निष्पादक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, एक लाभार्थी को निष्पादक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में अनुमति दी गई है कि लाभार्थी को निष्पादक बनाने से कोई कानूनी समस्या नहीं होती, बशर्ते निष्पादक का चयन वसीयतकर्ता की इच्छा के अनुसार किया जाए। निष्पादक की जिम्मेदारियां क्या होंगी? निष्पादक का अर्थ वसीयत के अनुसार संपत्ति का वितरण करना होता है। मतलब एक प्रकार से वो उनको प्रतिनिधित्व सौंप के चले जाते हैं कि भाई ये मैंने जो बनाया है तो इसमें जो लिखा हुआ है इसी अनुसार मैं आपको सहयोग करते हुए इस वसीयत को मेरे उत्तराधिकारियों में बांटना है।
सारे आदेशों का पालन करना होगा, वसीयत के सारे आदेशों का पालन करो। मतलब वो निष्पादक जो है वो ऐसा नहीं कर सकता कि वसीयत करता है कि वसीयत कोई पलट दे, और जो हिस्से उन्होंने मरने से पहले लिखे उन सबको पलट के और नए हिस्से बना दे, ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। निष्पादक का सिर्फ ये होगा कि जो उसमें लिखा हुआ है वसीयत करता की जो अंतिम इच्छा है उसी के अनुसार उसको कार्य करना होगा। उन आदेशों सारे आदेशों का पालन करना होगा, उन आदेशों को लागू करना होता है। लाभार्थी को निष्पादक के रूप में नियुक्त करने से उसे वसीयत की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त हो सकता है और वह संपत्ति का वितरण भी कर सकता है। लाभार्थी को निष्पादक के रूप में नियुक्त करने से उसे वसीयत की संपत्ति में हिस्सा, मतलब लाभार्थी ने दस्तखत नहीं किए हैं लेकिन उसको निष्पादक भी बना दिया गया है, तो निष्पादक वो बन गया है तो उसको पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं मिल गई है कि वो सारी वसीयत उसके नाम लिख ले। वो सर उसको कार्य उसी हिसाब से करना होगा। एक तरीके से जो वसीयत में लिखा हुआ है उस अंतिम इच्छा पत्र को ही एग्जीक्यूट करने में और उसको सब हिस्सेदारों में बांटने में उसकी विशेष भूमिका रहेगी। आगे रह के वो कार्य करेगा, जिम्मेदारी के साथ कार्य करेगा। अब हम आगे देखते हैं इसमें कि कानूनी धारा इसमें जो है धारा 211 इसमें लिखी हुई है। निष्पादक के चयन और उसकी भूमिका का वर्णन किया गया है। निष्पादक को लाभार्थी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वह वसीयत को सही तरीके से लागू करेगा। अब इसमें सर जो धारा 211 है, मैं आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान दिला देना चाहता हूँ। बुक के अंदर से भी सर मैं आपको पढ़ के बता दूं ताकि ये क्लियरिफिकेशन स्थिति सामने आ जाए कि आखिर धारा 211 क्या कहती है। धारा 211 में है ये भाग 8 उत्तराधिकारी पर मृतक की संपत्ति के लिए प्रतिनिधि हक। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा है 211 में, निष्पादक या प्रशासक की उस रूप में प्रकृति और संपत्ति मृत व्यक्ति का यथास्थिति निष्पादक या प्रशासक, मृत व्यक्ति का यथास्थिति निष्पादक या प्रशासक सभी प्रयोजनों के लिए उसका विधिक प्रतिनिधि है और मृत व्यक्ति की सभी संपत्ति उसमें या उस रूप में विनिहित होती है। नंबर दूसरे में बताया गया है, जहां मृतक कोई हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन या पारसी या कोई छूट प्राप्त व्यक्ति है, वह इसमें अंतर्विष्ट कोई बात किसी निष्पादक या प्रशासन में मृत व्यक्ति की ऐसी कोई संपदा निहित नहीं करेगी जो अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति को उत्तरजीविता द्वारा संक्रांत हो। तो ये बुक में सर इसकी परिभाषा दी गई है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में। उदाहरण के तौर पे वसीयतकर्ता राम ने अपनी संपत्ति अपनी बेटी रजनी को दी और रजनी को निष्पादक के रूप में नियुक्त किया। रजनी ने संपत्ति का सही तरीके से वितरण किया और वसीयत के सभी निर्देशों का पालन किया। इससे यह साबित होता है कि एक लाभार्थी को निष्पादक नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते वह वसीयत का पालन ठीक से करे। जो इसमें अंत में निष्कर्ष भी बताया गया है और अध्याय 7 में निष्कर्ष और सुझाव बताए गए हैं। तो ये इस प्रकार से सर संपूर्ण ई बुक से मैंने आपको परिचित करा दिया है। इस ई बुक की कीमत मात्र 199 रुपये मेरे द्वारा रखी गई है और इस ई बुक की लिंक को मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा नहीं सर कर दी है। आप ई बुक डाउनलोड दिखाई देगा, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां से आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पे आप भुगतान करके इस ई बुक को आप परचेज कर सकते हैं। ये ई बुक आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी, तुरंत आपको मैसेज भेजा जाएगा या कभी कुछ समय भी लग सकता है और उस मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे या कंप्यूटर पे आप इसको पढ़ सकते हैं। और यदि आपको इसकी आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको कॉपी करके इसकी प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। उस ई बुक डाउनलोड के नीचे ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक की लिंक दिखाई देगी। यदि आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप मेरे स्टोर पर पहुंच जाएंगे। वहां 70 से ऊपर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी है और ये कार्य निरंतर जारी है। जैसे ही मुझको समय मिलता है मैं ई बुक भी लिखता हूँ और वीडियो भी आपके लिए उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ, बनाता हूँ। आपसे एक जानकारी और मैं बता दूं कि सर आप जो भी ई बुक परचेस करें तो उससे रिलेटेड वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंदर कई बातें ऐसी बताई जाती हैं कि हो सकता है वो ई बुक के अंदर ना हो। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो विचारों का प्रवाह हमारे अंदर उस समय एक अलग होता है, वो हम बोलते हैं उसी समय आता है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो चीज आपको ई बुक के अंदर भी मिले। तो ऐसी स्थिति में आप उस वीडियो को भी देखें और ई बुक को भी आप परचेस करते हैं तो आप उसमें से सामग्री आप देख और समझ सकते हैं। तो मेरा सर जो कहने का मेन मतलब जो था कि जो वसीयत के बारे में मैं कह रहा था कि लिखा है जो कागज पर ये आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। जी हाँ सर, ये अंतिम इच्छा पत्र होता है और व्यक्ति के मरने के बाद ही इसको लागू किया जाता है। और इसी प्रकार से इसमें जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उन पे भी मैंने आपको प्रकाश डाल दिया। नोटरी से रिलेटेड तकरीबन 50 वीडियो से ऊपर मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं,
वसीयत से भी रिलेटेड तकरीबन 50 वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। बीएनएस की धारा 2 की 39 परिभाषाएं दी गई हैं। प्रत्येक परिभाषा पर अलग अलग वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किया है। और मेरे कई व्यूवर्स ने मुझसे कहा है कि सर आप सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पे प्रैक्टिकली वीडियो आप बनाएं, कि प्रैक्टिकली जो जानकारियां दी जाती हैं कोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान, जिन्होंने मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने ई बुक भी परचेस की और सिविल प्रक्रिया संहिता पे उन्होंने खास जोर दिया, तो बिल्कुल सर मैं आने वाले टाइम में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। बीएनएस पे भी करूंगा सर, क्योंकि कानून एक समंदर है और उसमें से मोती ढूंढ के लाना बड़ा बड़ा मेहनत भरा काम होता है और इतनी आसानी से मोती मिलती भी नहीं है। आपने हरिवंश राय साहब की वो मोटिवेशनल कविता भी सुनी होगी, जिसे अमिताभ बच्चन साहब ने काफी प्रभावशील अंदाज में बताया है, और मैं स्वयं भी उससे मोटिवेट होता रहता हूँ कि मिलते नहीं सहेजी मोती गहरे पानी में, जा जाकर गोताखोर खाली हाथ लौट कर आता है। मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, कोशिश उसकी बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और देखो और सुधार करो। नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जी हाँ सर, ये अक्सर मैं मोटिवेशन के तौर पे मेरे वीडियो में भी कहता हूँ और अक्सर इससे मुझे काफ़ी हौसला और मोटिवेशन मिलता है। ये हरिवंश राय बच्चन साहब के द्वारा लिखी गई कविता है, जिसे अमिताभ बच्चन सर ने काफ़ी जगह इसको सुनाया है और एक काफ़ी मोटिवेशनल ये कविता है, जिसको सुनने के बाद हमारे अंदर हताशा दूर होके एक उत्साह और एक नई एनर्जी पैदा हो जाती है। तो ये चूंकि वीडियो के बीच में सर मैंने आपको बता दी, तो मैं प्रयास जरूर करूंगा और पीछे नहीं हटूंगा, और बिल्कुल मैं सिविल प्रक्रिया संहिता पे भी बनाऊंगा, क्योंकि मैं वकालत की प्रैक्टिस भी करता हूं। दिन में और शाम को जैसे भी मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं और ई बुक भी लिखने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद है सर आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक था, क्या वसीयत पर वसीयत गृहीता के दस्तखत जरूरी हैं? नो सर, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बल्कि धारा 67 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत यदि कोई लाभार्थी ने उस पर दस्तखत कर दिए तो वो उसमें से उसका हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार खो देगा। बिल्कुल स्पष्ट कानून में प्रावधान बताया गया है। तो जरूरी नहीं है, ये तो सवाल ही नहीं उठता है सर। वो तो 100 कदम क्या 100 फीट दूर रहेगा उससे। अगर ये वो इस धारा 67 को पढ़ लेगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरा वीडियो ही आपने देखा, ये बुक है सर, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की, इसकी धारा 67 आप खुद पढ़ लेना। मेरा काम तो है उसमें से निकाल के आपको उसकी व्याख्या करके बता देना। बाकी बुक है, आप खुद इसमें से आप धारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में जाएगा, क्योंकि करोड़ों का और अरबों का मैटर रहता है सर कई बार प्रॉपर्टी में। इसलिए हमें बड़ी गंभीरता से जानकारी रखना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है, जैसे घरों में रहने वाली महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, और कई बार बच्चे हैं, मतलब बालिग बच्चे भी हैं 18 साल के, लेकिन वो घरों में हैं, उनको बाहर के माहौल का पता नहीं होता है। और कई शातिर किस्म के लोग, बदमाश किस्म के लोग इस कानून को जानते हैं, और वो ये जानते हैं कि इन लोगों को नहीं पता है क्योंकि ये घर में ही रहे, तो वो उनको बरगला कर बहला फुसला कर उनके दस्तखत करवा लेते हैं। तो वो चूंकि जानते हैं कि इसका प्रभाव आने वाले समय में क्या होगा, वो भोलेपन में दस्तखत कर देते हैं। अब बाद में जब वो वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो वो उनका तो हक ही उनको नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि धारा 67 में तो बताया गया है कि यदि उसमें वो कोई लाभार्थी या वो दस्तखत कर देता है तो वो उसका वो वसीयत उसकी पूर्ति शून्य होगी, बाकी के पूर्ति वो मान्य होगी। तो ऐसी स्थिति में सर बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति हो जाती है। कई बार ऐसा होता है सर कि कई बार करोड़पति और अरबपति घराने होते हैं और उनके पास लाखों अरबों की जायदाद होती है और उनको इस कानून की जानकारी नहीं होती है। तो ये मेरा वीडियो एक आम और खास के लिए है। चाहे आप एक आम व्यक्ति भी हैं, चाहे आप एक महिला हैं, आप एक गृहिणी हैं, आप एक 18 वर्ष के व्यक्ति हैं, या आप एक बालिग व्यक्ति हैं, या आप एक एडवोकेट हैं, ये या आप एक आम व्यक्ति हैं, सभी के लिए लाभकारी है सर। क्योंकि ये वीडियो आप
घर में भी अगर बैठकर आप देख रहे हैं तो आपको इससे वो कानूनी जानकारी प्राप्त हो रही है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कई बार कई जगह ऐसा भी देखने में आता है कि अरबों की प्रॉपर्टी है, कोई राजघराना है और वहाँ वसीयत लिख दी गई। अब वो वसीयत लिख दी गई, अब वो पता लग रहा है कि उसमें कुछ धूर्त किस्म के लोगों ने दस्तखत करवा लिए उनके। तो सर ये स्थिति में उनके लिए काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि आप वसीयत गिरता के उस पर दस्तखत कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि धारा 67 के हिसाब से वो उनके लिए नुकसानदायक भी हैं। कैसे नुकसानदायक हैं सर, वीडियो का समापन करने से पहले पहले मैं आपको एक बार और इस धारा की जानकारी दे देता हूँ वर्ड टू वर्ड, ताकि ये ना लगे कि इसकी इंटरप्रिटेशन मैंने बुक के अंदर से ही आपको की है। ऐसा ना लगे आपको कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो किस आधार पर बता रहा हूँ। मैं बुक के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। धारा 67 एक बार और पढ़ देता हूँ सर, क्योंकि हमारा वीडियो का मुख्य टॉपिक यही है। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ आपके लिए। कोई इंटरप्रिटेशन अब मैं नहीं करूंगा, सिर्फ वर्ड टू वर्ड मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। आप खुद समझ लीजिएगा, आप समझदार हैं, क्योंकि ये भाषा इतनी सरल और आसान है कि इसमें अब व्याख्या तो मैं आपको कर चुका हूँ, अब आप इसको आसानी से समझ लें। धारा 67 है, ये अध्याय 5 में दी गई है सर। विलों का अनुप्रमाणन, प्रतिसहरण, परिवर्तन और पुनः परिवर्तन। धारा 67 अनुप्रमाणन, साक्षी को दान का प्रभाव। किसी विल को इस कारण अपर्याप्त रूप से अनुप्रमाणित नहीं माना जाएगा कि उसके द्वारा उसे अनुप्रमाणित करने वाले किसी व्यक्ति को या उसकी पत्नी या उसके पति को या तो वसीयत के रूप में या नियोजन के रूप में कोई फायदा दिया गया है, किंतु वसीयत या नियोजन का वहां तक शून्य हो जाएगा जहां तक उसका संबंध इस प्रकार अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की पत्नी या उसके पति या उनमें से किसी के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति से है। स्पष्टीकरण भी पढ़ देता हूं सर मैं आपको, सुन लेना आप ध्यान से। विल की पुष्टि करने वाले किसी क्रोड पत्र को अनुप्रमाणित करने से किसी विल के अधीन किसी वसीयतदार की वसीयत संपदा की हानि नहीं होती। तो इस प्रकार से ये चीज स्पष्ट है सर कि वसीयत तो वैध रहेगी, लेकिन नुकसान उन्हीं सज्जन का हो जाएगा, उन्हीं लोगों का हो जाएगा। तो इसी स्थिति में आप ध्यान रहें, सचेत रहें, जागरूक रहें, होशियार रहें। मेरे वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि किसी व्यक्ति को यदि नुकसान से बचाया जा सकता है या किसी व्यक्ति को कोई लाभ प्राप्त हो सकता है कोई कानूनी सूचना से, कोई मार्गदर्शन से, जानकारी से, तो उससे सर मुझे बड़ी प्रसन्नता हासिल होती है। ई बुक भी लिखने का भी मेरा यही मकसद है। कई बार वीडियो देखने के बाद व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम ये पूरी जानकारी एक पीडीएफ के रूप में प्राप्त करें, तो वो पीडीएफ भी आपके लिए मैंने उपलब्ध करा दिया है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैंने लगा दी है ई बुक की, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और ई बुक सर आपको जब यदि आप परचेज भी करते हैं, और वैसे तो 99% लोगों को प्राप्त हो जाती है, लेकिन यदि किसी को प्राप्त नहीं भी होती है तो आप घबराएं नहीं। आप मुझको उसका मैसेज कर दें, जो आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझको भेज दें आप, क्योंकि उस आपके पेमेंट की तारीख और समय के आधार पे मैं सिस्टम में उसको चेक कर सकता हूँ आसानी के साथ, और चेक करने के बाद फिर मैं आपको उसका पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। हालांकि ये 1% होता है, बाकी 99% बुक उपलब्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से उम्मीद है सर कि आज के वीडियो में मैंने महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पे मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। आपको मेरा वीडियो पसंद भी आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।